बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है आपसे रिलेटेड। आपसे यानी जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट में मई 2025 के अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं, उन लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और उनका अब स्ट्रेटजी कैसे रहना चाहिए कि वो सितंबर 2025 में आसानी से पास हो सकें, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो बीत गई वो बात गई, अब बात करनी है आगे की। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिया है। अब उनके घर वाले या तो उन पे प्रेशर डाल रहे हैं या बच्चे खुद ही प्रेशर में आ गए हैं कि भाई अब मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, उसमें हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं ये छोड़ के दूसरी फील्ड में जाऊंगा। ठीक है, अब इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज की हम चर्चा करेंगे और बहुत ही नेचुरल तरीके से 1 to 1 मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ खुद को इन सारे टॉपिक्स पे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप बैठ जाइए, टाइम लेके। अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास तो जब भी टाइम हो आप तब ये वीडियो देखना और अकेले में वीडियो देखना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे वीडियो को पहुंचा पाए और ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। इस स्ट्रेटजी का जो स्ट्रेटजी मैं आज बताऊंगा, 100% अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको सितंबर 2025 में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस प्रॉब्लम में आप मई 2025 में थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक बात बताओ, जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि मैं अब एक अटेम्प्ट के बाद और नहीं देने जा रहा, क्या आपने ये सोचा है कि अब आप आगे उसके बाद क्या करोगे? आपने नहीं सोचा, बस आप गुस्से में ये बोल रहे हो कि मेरा इतना टाइम हो चुका, एक अटेम्प्ट के बाद मैं आगे अब नहीं दूंगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे ही आप अपने दिमाग में ये सेट करते हो कि एक अटेम्प्ट के बाद मैं नहीं दूंगा, आप 90% फेल वहीं पे हो जाते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट अब निगेटिव है। आपका फोकस पूरा नहीं जा रहा है कि मुझे अब सितंबर के बाद देना भी है। सीए कर रहे हो, हमेशा के लिए तैयार रहो। अब तो पहले तो 6-6 महीने पे अटेम्प्ट आता है, अब तो अच्छी बात है कि हर 3 महीने 4 महीने पे अटेम्प्ट आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने मन को हमेशा खुश रखना है, शांत रखना है। और सीए कोर्स करने का मतलब ही है कि आप पेशेंस लेके ही आए हो, तो इस पेशेंस को हमेशा अपने साथ रखना है। सीए बनने के बाद दुनिया ये भूल जाती है कि आपने कितने अटेम्प्ट में पास किया, क्या क्या गलतियाँ की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट पे पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की जो हम सितंबर 2025 में फॉलो करेंगे। पीछे क्या गलतियां आपने की जिसकी वजह से आप 30s में या 20s में या 40s में भी बहुत सारे बच्चे अटके होंगे, आप उसको एक बार एनालाइज कर लो कि आपने गलतियां क्या की। ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस एनालिसिस करना है कि गलतियां कहाँ हैं मेरी और किस वजह से मुझे इतना कम मार्क्स आया है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जानबूझकर किसी भी चेकर ने आपको नंबर कम दिया है। अगर आपको नंबर कम दिया है इट मीन्स कि आप उस नंबर के ही लायक हो। सीधी सी बात यही है। ठीक है, इसमें कोई लक और किस्मत की बात नहीं है। स्ट्रेटजी बनाने और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट करना कॉपी के अंदर, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस 3 घंटे में ही सारा कुछ फाइनल होता है। हमारी स्ट्रेटजी क्या थी और मैंने प्रेजेंट कैसे किया खुद को। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, सितंबर आने में। अब आज के टाइम से अगर देखें तो हमारे पास 45 डेज है। मैं एक बात और बोलूँगा, जो बच्चे लास्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप पे फोकस किए थे और दूसरे ग्रुप को बस ऐसे ही दिया था टेस्ट ड्राइव में, या फिर दोनों ग्रुप दिया था बट वो फोकस एक ही ग्रुप पे थे, या दोनों ग्रुप दिया, दोनों पे फोकस था लेकिन किसी एक ग्रुप में अच्छे से मार्क्स आया, दूसरे में ज़्यादा मार्क्स नहीं आया। या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप में ही वो 20 या 25 या 30 में अटक गए हैं। इस केस में मैं ये बोलूँगा कि पहले आप एक ग्रुप को उठाएं, आपने फॉर्म तो भर दिया होगा बोथ ग्रुप का,
आप पहले एक ग्रुप को उठाएं जिस ग्रुप में आपको लास्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, पहले उसको पूरा क्लियर कर लें, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लें कि अब इस ग्रुप में जहाँ से पूछना है पूछ लो, मैं पास कर जाऊँगा। उसके बाद ही अगर टाइम मिले तो दूसरे ग्रुप में जाना है, अदरवाइज आप एक ग्रुप दे लो, पास कर जाओ। 3 महीने कोई फ़र्क नहीं पैंदा जी। लेकिन ये 3 महीने ना, अगर आप फिर दोनों ग्रुप के लालच में रहे तो वो 6 महीने और फिर 6 महीने से 9 महीने और 1 साल कैसे आएंगे पता नहीं चलेगा बच्चों। ये सीए का एग्ज़ाम। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी पे। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 देने जा रहे हैं सितंबर 25 में, जो बोथ ग्रुप भी देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आप वीडियो को अंत तक सुन लो। आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, उस स्ट्रेटजी में आप एक प्लेन पेपर पे डे वाइज लिखो, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 45 डेज पूरा आप लिख लो उस पूरे प्लेन पेपर पे, ठीक है। अब उस 45 डेज में आप आवर्स बांट लो, लाइक कि अगर आप देखो 12 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे अब, ठीक है, तो 12 घंटे की स्ट्रेटजी बनाओ। अब इसमें आप 3 पेपर जैसे है एक ग्रुप में, तीनों पेपर को आप 4-4 घंटे का स्लॉट बना दो, क्योंकि एक पेपर अगर आप पकड़ के बैठते हो तो मोनोटोनस हो जाता है वो 12-12 घंटे के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप एनर्जी में पढ़ोगे, चौथे दिन वो आपको बोरिंग लगेगा, फिर आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ कि 4-4 घंटे के ब्लॉक में तीनों पेपर को हर डे आप डिवाइड कर लो, ठीक है। 45 डेज आपके पास है। अब बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की, जो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में बच्चों अगर आप ये देखोगे तो 55 से 60 नंबर बस शुरू के 3 चैप्टर से आने हैं। जो फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का, कुछ थ्योरी पार्ट है फर्स्ट में, एंड थर्ड में एएस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो भी 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप इन तीनों का एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे आने वाले 4 दिनों के अंदर, मैं 4-4 घंटे दे रहा हूँ तो 4 से 5 दिन, वो डिपेंड करता है आप पे, लेकिन मैक्सिमम 6 दिन तक जाना, उससे ज़्यादा मत जाना, ठीक है। अगर 4 के लिए 5 घंटा भी देना पड़े आपको लास्ट के 2 या 3 दिन तो यू शुड गो, बट उससे ज़्यादा नहीं, 6 दिन से ज़्यादा उसको लिंगर ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटजी बनाओ कि इस एएस पे, जैसे एक दिन में अगर आप देखोगे तो 2 या 3 या 4 एएस तक आप खींच सकते हो। 4 एएस अगर आप खींचते हो तो 29 एएस में आपको अप्रॉक्स 7 दिन का टाइम जाता है, बट उसमें बहुत सारे एएस है जो बस थ्योरी पार्ट है, उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है। तो वैसे एएस आप 6-7 भी एक दिन में खींच दोगे। कहने का मतलब यह है कि उसको 6 दिन के अंदर लेके आना है, ठीक है। वो तीनों पार्ट जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन देना है कंपनीज एक्ट पे, जो भी उसका डिवेंचर्स का एंट्री वगैरह है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि 30 से 35 से 40 नंबर इससे आते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि, और उसके आगे फिर एक सा टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, जो भी फॉरेन का ब्रांचेज वगैरह अगर है, अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है आप उस टॉपिक को छोड़ दो। मेरा सीधा मानना है ना बच्चों, 100 नंबर को कवर करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम 70 to 80 मार्क्स ही कवर करें। जी हाँ, 80 मार्क्स कवर करते हैं। आप 20 मार्क्स जो छोड़ते हो ना, उस 20 मार्क्स में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि वो वैसा वाला 20 मार्क्स है जो कि आपको कम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स लग रहा है ना 20 मार्क्स, उसको हटा दो, सोचो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। 80 मार्क्स पे फोकस करो। 80 मार्क्स पे आप फोकस करके ना इजीली 60 to 70 मार्क्स तक आप ला सकते हो, क्योंकि आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा 80 मार्क्स का, उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्चुअली कवर कर पाओगे। तो पहली स्ट्रेटजी तो आप हर सब्जेक्ट में ये बना लो कि मुझे 80 मार्क्स ही कवर करने हैं, मुझे 100 नहीं करना है जी, मुझे रैंक नहीं लाना है, बस पास होने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अकाउंट्स। तो आपका हो जाएगा अगर इस स्ट्रेटजी से चलते हो। 10 डेज में 4-4 घंटे आप देते जाते हो, आपका अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। आप अपनी स्ट्रेटजी बना लो उस वाइट पेपर पे ही, प्लेन पेपर पे, आप जिसमें 45 डेज का लिस्ट आपने बनाया है, उस लिस्ट में ही कौन कौन सा चैप्टर करना है, या पेजेज आप कैलकुलेट कर लो, 50 पेज मुझे पढ़ना है आज, ठीक है।
कल जैसे 16 तारीख है, अब 16 तारीख को 50 पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 17 तारीख को 50 पेज पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 18 तारीख को 50 पेज पढ़ना है। आप 50 का मॉड्यूल बना लो, 50 पेज अकाउंट्स में पढ़ना है 4 घंटे में, बहुत ईजी है। और ये 50 का स्ट्रेटजी आप बनाते हो जी, 10 दिन में 500 पेज होते हैं, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग आते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 200-250 पेज में तो पूरा कंपनीज एक्ट और LLP खत्म हो जाता है जी, 250 पेज। ठीक है, इस 250 पेज को पूरा करने के लिए इसमें एक और फायदा क्या है मैं बता दूं। कंपनीज एक्ट एंड LLP 70% मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, बाकी जो अदर एक्ट्स है वो 30% मार्क्स को कवर करता है। तो 30 मार्क्स अभी साइड रखते हैं, अभी हम 70 पे आते हैं। ठीक है, 70 मार्क्स में भी आप देखोगे 15 से 20 नंबर LLP में आता है, जो LLP 20 से 25 या 30 पेजेस में मैक्सिमम खत्म हो जाता है। LLP में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप पहले LLP एक्ट को अच्छे से ख़त्म कर लो। 20 मार्क्स तो आपका 40 में से 20 छोड़ो, 15 मार्क्स मेरा सिक्योर हो गया। अब मुझे पढ़ना है नेक्स्ट 35 मार्क्स के लिए, राइट। 35 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर और जनरल मीटिंग से रिलेटेड चैप्टर, अगर इन दोनों को आप कवर कर लिए ना, आपका 35 मार्क्स तो आ ही जाना है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट 2 डेज 4-4 घंटे, ठीक है, इसमें आप 50-50 पेज, या लॉ है तो 40 पेजेस आप कर लो, क्योंकि आपको रिवाइज करना है। देखो आप, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पहले पढ़ चुके हैं, या उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको बस अब रिकैप करना है। इतना तो 100% है, वो क्लासेस कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम ही सही, उनको खुद से पढ़ना है तो क्लासेस कर चुके हैं, उनके पास नॉलेज है। ठीक है, 40 पेजेस वो पर डे लॉ का ईजिली पढ़ सकते हैं। 40 पेजेस पढ़ते हो आप तो LLP 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कंपनीज एक्ट 40 पेजेस आप पढ़ोगे, 5 से 6 दिन ख़त्म हो जाना है जी। तो 6 दिन इधर 2 दिन उधर, 8 दिन में आपका कंपनीज एक्ट ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, आप एक स्ट्रेटजी बना लो। आप किसी भी चैप्टर को, जैसे अगर मान लो कि चैप्टर बड़ा है, 50 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है, आप 5 पेज पढ़ लो। ठीक है, 5 पेज के बाद आप किताब को पलट दो, बंद कर दो, और रफ पेजेस पे आप वो सारे पॉइंट्स लिखो जो आपने उस 10 पेजेस में पढ़ा है। यकीन मानो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये जो राइटिंग स्किल है ना, ये आपको साथ साथ ही लेके चलना है। देखो CA का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़। बहुत बच्चे रटने में लगे रहते हैं कि रट पाएंगे तब लिख पाएंगे, जी नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो किसी न किसी केस या सिनारियो बेस्ड होगा। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है जो सीधा क्वेश्चन पलट के देता है, और वो बहुत ही कम मार्क्स का आएगा, 5 या 10 मार्क्स का आएगा। उसमें से भी अगर आपने रीडिंग दिया है या राइटिंग किया है, आप लिख लोगे। ठीक है, भले ही आप परफेक्ट ना लिखे पाओ, लेकिन 10 में से 5 नंबर का तो आप लिख ही लोगे, जो 5 मार्क्स आपको आ जाए। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज भी 10% से ज़्यादा नहीं है, तो उस पर आपको फोकस करना ही नहीं है बिल्कुल रटने पे। आप लिख के स्ट्रेटजी ये बना लो, 10 पेज पढ़ना है, उसको मुझे एक बार लिखना है। ठीक है, अब लिखने में गलतियाँ अगर हुई तो फिर से वो 10 पेज पढ़ना है और उसको देख लेना है, फिर लिखना नहीं है, फिर नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना, और आपको फिर से 10 और प्लस 10 20 पेजेस को आपको लिखना है। जी हाँ, और 20 पेजेस को लिखना है तो शुरू के 10 पेज जो आपने सही सही लिखा है उसको बस, जैसे मान लो कि एप्पल लिखना है तो बस A लिख के आप घसीट दो उसको आगे। ठीक है, समझ में रहेगा, दिमाग में रहेगा, और आपका हाथ बैठ जाएगा लिखने पे। थोड़ा सा मेहनत है बच्चे, लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो ना, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप यकीन मानो, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, आपको 50 मार्क्स तो मिनिमम कोई भी देने से रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, 10 दिन में ही, जो शुरू का फर्स्ट का ही 10 डेज है, 10 डेज में आपका अकाउंट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट 8 से 9 डेज में आपका लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ में। हाँ, लॉ में अब 2 दिन और बच रहा है आपके पास, 6 कंपनीज एक्ट, 2 LLP एक्ट। अब अदर एक्ट में ये हो गया 70 मार्क्स। अदर एक्ट जो है 30 मार्क्स का। मैं तो बोलूँगा बच्चों, आप जनरल एक्ट जो है उसको छोड़ दें। ठीक है, सिर्फ फेमा को पढ़े, क्योंकि फेमा में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगर फेमा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे एक टॉपिक को पकड़ ले,
ठीक है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जी, आप 70-80 मार्क्स का पढ़ के जाओगे, आप 60-70 मार्क्स तक आप आराम से लिख के आओगे। आप 65 भी लिख के आओगे ना, सही सही लिख के आओगे, आपको 65 में 60 to 55 to 60 मार्क्स कोई भी देगा ही, बुरे से बुरे हालात में भी आपको देगा। लेकिन अदर एक्ट का जो बड़ा सा है, जो आपके इंटरेस्ट का भी नहीं है, आपको उसको पढ़ने के लिए ना जितना टाइम आपने कंपनीज एक्ट और एलएलपी में दिया है, इकट्ठा टाइम देना होगा बस 30 नंबर के लिए। आप मत जाओ उसमें, आप अदर एक्ट में से कोई भी एक टॉपिक उठा लो, क्योंकि हर टॉपिक इक्विवेलेंट है 9 मार्क्स के, 9 to 10 मार्क्स का आता है, तो 70 उधर 10 इधर, 80 मार्क्स का आप पढ़ लोगे। 80 मार्क्स में से आपको 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा उस 80 मार्क्स में। और 20 मार्क्स का जो टाइम है ना, वो बचेगा आपके पास, बहुत बड़ा टाइम होता है। मैंने अकाउंट्स में भी टाइम बचाने के लिए आपको बता दिया, 10 नंबर का 90 मार्क्स आप कर लो, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में 20 नंबर को बिल्कुल हटा दो, मैं तो बोलता हूँ फाड़ के हटा दो, नहीं है सिलेबस में जी, 80 मार्क्स ही है सिलेबस में, ठीक है। करके देखो, 100% आप पास होगे, कोई नहीं रोकेगा, मैं कॉन्फिडेंस से इस बात को बोलता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक टैक्सेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। और इसमें सबसे प्यारी क्या बात है, जीएसटी भी 50 नंबर का है और इनकम टैक्स भी 50 नंबर का है, ठीक है। तो जीएसटी 50 नंबर का है, पढ़ना आधा है जितना इनकम टैक्स में पढ़ना है जी। जीएसटी पहले कर लो, 50 का 50 नंबर कर लो। टैक्स में ऐसा होता है कि आप कोई पॉइंट इन जनरल छोड़ नहीं सकते, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा छोड़ने के लिए, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको एक 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, तो उसमें सारे पॉइंट्स में से कुछ प्रोविजंस रहेंगे, ठीक है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टैक्स, मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये बनाने वाला याद करने की कोई बात ही नहीं है, बस लिखनी है इसमें। तो जीएसटी आप पहले कर लें, ठीक है। इसमें भी सेम आप बना लें, 40 या 50 पेजेस, जो भी आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। 50 पेजेस का बना ले या 40 पेजेस का बना ले, आप 4 घंटे में सफिशिएंट है। 40 पेजेस 4 घंटे, 10 पेज 1 घंटे में आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो 5 दिन में अगर आप 40 पेज भी लेके चलते हो, 5 दिन में 200 पेज हुए, 200 पेजेस में आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा, आप देख लें 100% खत्म हो जाएगा। बाकी इनकम टैक्स में हो सकता है आपको 6 या 7 या 8 दिन लग जाए, क्योंकि पुराना है, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस भी, एडजस्टमेंट्स वगैरह भी हैं, तो रिवाइज करने में हो सकता है 7-8 दिन लग जाए, ठीक है। फिर भी आपका 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। मैं जीएसटी इसलिए बोल रहा हूँ पहले करने के लिए, क्योंकि आप 50 नंबर का कर लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। 50 में से जी 30 नंबर आ जाएगा मेरा, मान लो वर्स्ट आया तो 30 नंबर तो आ ही जाएगा, अगर मैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। 90% मैंने अपने आप को सेव कर लिया। अब बस 10 नंबर के लिए मुझे पढ़ना है, क्योंकि आप अकाउंट्स में 60 ला रहे हो, कंपनीज एक्ट में भी आप 55-60 ला रहे हो, अगर टैक्स में 40 भी आया ना, कोई लफड़ा नहीं है, पास तो कर जाएंगे हम, ठीक है। तो टैक्स को आप जीएसटी पहले कर लो, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, उसके बाद देखना इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा। सबसे पहले सेफ गेम खेल के अपने आप को कॉन्फिडेंस जोन में लाना है बच्चों, उसके बाद फिर आगे का गेम खेलना है, ठीक है। गेम हमेशा ऐसे खेलना है, जो टॉपिक, अगर मान लो मैंने तो बोला कि टैक्स में आप 100% करके जाओ, अगर मान लो कि टैक्स में आपको कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है और बहुत ही टाइम टेकिंग है आपके लिए, साइड कर दो जी। लेकिन हाँ, कोशिश करना 10, 15, 20 मार्क्स से ज़्यादा का तो ना हो वो। 20 मार्क्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 20 मार्क्स मतलब 1/3 आप साइड कर रहे हो, तो 2/3 पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो 2/3 आपके समझ में आ रहा होगा और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो ना, अभी से मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस एक ग्रुप का कवर्ड होगा, ठीक है। और वो लिखने के साथ कवर्ड होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो अगर आप चलो तो 2 बार आप लिख लोगे, बना लोगे। और बिना बनाए बच्चों मत पढ़ो, सिर्फ बुक लेके प्लीज़ मत पढ़ो, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, फिर से 30s में आप अटकोगे, क्योंकि दिमाग में तो रहता है लेकिन हाथ नहीं बैठा रहता हमारा हर प्रोविजंस पे। हाथ नहीं बैठेगा ना, वहाँ पे आप लिख नहीं पाओगे। अब जाके कितना भी आपको याद है, आप कंफ्यूज हो ही जाओगे क्वेश्चन देख के।
इसलिए आप लिख के पढ़ाई करो। आप 100% पास होने की गारंटी मैं देता हूँ। आप लिख के पास करो, लिख के पढ़ो बस, ठीक है। अब आपके पास 30 डेज बैठ रहा है। जो ग्रुप ए ग्रुप कर रहे हैं उनके पास 15 दिनों में अगर ऐसे रिकैप करते हैं तो बाकी का अभी 30 दिन आपके पास बचा हुआ है जी। 30 दिन में आप 2-3 बार रिकैप कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो पहली बार। लेकिन हाँ, पहला रिकैप आप ये मत सोचो कि अभी 45 डेज है तो मैं पूरा का पूरा 30 दिन या 40 दिन लूँगा ही लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। 15 दिन मोर देन इनफ है बच्चों। 4-4 घंटे का ब्लॉग भी मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा में बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा वो सब्जेक्ट, मत जाएं उस पर। और हाँ, अगर आपने 40 पेजेस का टारगेट बुक कर लिया है ना, अगर जिस दिन भी आपका 40 पेजेस नहीं होगा आपको बच्चे नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट डे आप 40 कर ले, 50 करके उसको 100% कवर कर लोगे। इसलिए टारगेट डेली ज़रूर बनाएं कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना। अब टारगेट बनाने में आधा घंटा ले लो, बट टारगेट ज़रूर बनाओ 100%। टारगेट बनाने से बच्चे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूम करता है कि मेरा 40 पेज आज हो गया, आज का टारगेट पूरा हो गया, मतलब मैं खुश हूँ। और ऐसी खुशी आएगी कि आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी टारगेट कंप्लीट होगा और उसके नेक्स्ट में भी टारगेट कंप्लीट होगा। पहली बात ये। उसके बाद मैं हमेशा अपने पढ़ाई के टाइम पे भी ऐसे ही करता था। आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी सोने जाएं, सोने से पहले आज मैंने क्या क्या पढ़ा है एक माइंड मैप उसको ज़रूर बना लो। माइंड मैप बनाने से क्या होता है, आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। 90% वो टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि आपने उस टॉपिक को लिखा भी है, दिमाग में माइंड मैप भी कर लिया सोते टाइम। और माइंड मैप करने से मुश्किल से 20 से 30 मिनट मैक्सिमम तीनों सब्जेक्ट को करने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर करो। उसके बाद एक चीज़ मैं और बोलूँगा आपको, 45 दिन है, पूरी लाइफ अभी आगे है। अभी तो इंटरमीडिएट में हो, फाइनल अभी बहुत आगे है। डीमोटिवेट हो चुके हो, हर रिज़ल्ट में आप डीमोटिवेट होते हो, या तो खुद के रिज़ल्ट में या दूसरे के रिज़ल्ट को देख के। लोग ताने मारते हैं, घर वाले बोलते हैं कि छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा तुमसे, कोई दूसरा चीज़ कर लो, बैंक की तैयारी कर लो, कुछ दूसरा कर लो। मैं बोलूँगा बच्चों, आपने जब एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया और जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना, अपने आप को समाज से कट कर लो और घर से भी कट कर लो। अगर आप घर में भी पढ़ रहे हो, फोकस सिर्फ स्टडी पे रखो, खाना खाओ, अपने रूम में आओ, स्टडी करो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल है, बंद कर दो। कौन फ्रेंड कितना पढ़ रहा है, कितना कवर कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया है या बहुत कम पढ़ा है, या वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया, आपको बता रहा है कि मैंने नहीं किया कंप्लीट, नहीं आपको उससे खुश होना है और नहीं किसी फ्रेंड ने ज़्यादा कर लिया उसको दुखी होना है। सबकी अपनी कैपेसिटी है, अपना ड्यूरेशन है, अपना हिसाब है, तो अपने हिसाब से पढ़ो। फ़ोन को 45 दिनों के लिए बंद कर दो। जो बच्चे पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं, बंद कर दो जी, बंद कर दो। शाम के टाइम में घर वालों से बात करने के लिए, जब नैन सुख के लिए शाम में निकलते हो, उस टाइम पे बस कॉल कर लो 10 मिनट ऑन करके, उसके बाद मोबाइल को कंप्लीट ऑफ कर दो। आप अब बस ये दिमाग में सोच लो कि 45 दिन तक मेरी दुनिया में कुछ है ही नहीं इस बुक के अलावा। करके देख लो, पास ना हुए तो मुझे कमेंट करके बोलना, जो भी बोलना होगा। लेकिन सच्चे दिल से जो मैंने बोला, एक तो बहुत बड़ी बात बोली मैंने, लिख के पढ़ो, याद मत करो, 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो, लेकिन लिख के पढ़ो। और मोबाइल ऑफ कर लो। मोबाइल ऑफ करने से क्या है, उससे फोकस आपका बढ़ता है, ठीक है। आप कुछ कभी होता क्या है, मोबाइल ऑन है, कभी फेसबुक, कभी इंस्टा रील्स वगैरह, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, फोकस्ड आप नहीं रहते हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए बस 45 दिनों की बात है। 45 दिन के बाद हम 24 घंटे मोबाइल देख लेंगे। 45 दिनों के बाद जो करना होगा मस्ती हम वो करेंगे, रोड पे नाचेंगे। बस दिमाग में सेट कर लो कि 45 दिन मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो जो करना है ना, जो भी मन में खुराक आ रहा है कि मुझे ये करना है, आप बस उसका एक रूटीन में लिख लो, चिपका दो। 45 दिन ख़त्म होगा, मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा, उसके बाद मैं वही करूँगा, ठीक है। आप उसके बाद क्या होगा ना, आपका फोकस उस चीज़ से हट के फिर से पढ़ाई पे आ जाएगा और 100% आप पास करोगे, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेट मत हो।
कभी भी ये मत सोचो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप पहले ही खुद को हरा चुके। हार नहीं मानना है। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद अगर सोचते भी हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में घुस चुके हो ना बच्चे, जिसमें सिंगल रोड है, कोई बाईपास नहीं है। अगर किधर भी जाओगे तो सामने खाई ही है, खाई में गिरना है आपको। इससे बेहतर है रोड क्रॉस कर लो। और 100% इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो, पास होने से कोई नहीं रोकता। सीए का रिजल्ट कभी डिमांड और इस स्ट्रेटजी पे, सप्लाई डिमांड स्ट्रेटजी इस पे लागू नहीं होती जी। आप पढ़ के एग्ज़ाम दोगे, अच्छा लिखोगे, पास करना ही करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ और आए, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ग्रुप 1 का मैंने आज बताया, ग्रुप 2 का मैं कल एक वीडियो अपना जारी करूँगा, जिसमें ग्रुप 2 के बच्चे कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।